नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद लाइक और कमेंट करने के लिए। कुछ कमेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं या आए हैं कि कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। आप सबके कमेंट को देखता हूं, सबके कमेंट को पढ़ता हूं, तो चूँकि हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ले लेगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें वीडियो अपलोड करने में समस्या आती है। तो कि किसी ने कमेंट किया था कि चित्र शैलियों के बारे में, जब हम लोग अजंता पढ़ रहे थे तो अजंता के प्रश्न को ले रहे थे, तो उसमें जो चित्र की शैलियाँ थी, तो चित्र की शैलियाँ 3 थी, चाहे वो रूप भैदिक हो, अलंकारिक हो, वर्णनात्मक हो। जो वाचस्पत गैरोला ने किया था अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग में, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और यहाँ तक कि अजंता में चित्र शैलियाँ 3 हैं और लामा तारानाथ जो 16वीं शताब्दी के एक तिब्बती इतिहासकार हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 शैलियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। चित्र शैली नहीं, बौद्ध शैलियों का, जिसमें देव शैली है, यक्ष शैली है और नाग शैली है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो रेखा शैली है वो अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो उन्होंने कमेंट में आया था कि ये किस पुस्तक में इसकी चर्चा की गई, तो आपको सब पुस्तक में मिल जाएगा। ये लगभग ये नॉर्मल सी संक्षिप्त जानकारी रहती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको लगभग सभी किताबों में, और राकेश गोस्वामी की भी मिल जाएगी, या ऑथेंटिक कोई भी ले लीजिए, पर्सी ब्राउन की ले लीजिए, या प्राणनाथ मांगो की भी, तो वहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, बस प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कितनी प्रकार की रेखा शैली प्रयोग की गई है अजंता में, तो 20 प्रकार की रेखा शैली। चित्र शैलियाँ कितनी प्रकार की प्रयोग की गई है, तो चित्र शैली 3 प्रकार की। लेकिन जो बौद्ध धर्म की 3 शैलियाँ हैं वो अजंता में तीनों शैलियों में से, चाहे वो देव शैली हो, चाहे यक्ष शैली हो, चाहे नाग शैली हो, उनमें से जो बौद्ध अजंता में जिस शैली, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जिस शैली का प्रयोग किया गया है वो देव शैली है। तो हम उस पर हम लोग विस्तृत रूप से जब कभी मौका मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। आज हम देख लेते हैं थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न है, और ये प्रश्न आप कई बार देखे होंगे, लेकिन इसमें बारीकियों को देखना है, तो उस बारीकी पर हम नज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में। अब यहाँ आप तो देखिए, एक तो प्रश्न आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि मोहनजोदड़ो का। और वरन विशाल स्नानागार को हम एक किस्म से सार्वजनिक भवन कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न सब हैं, ये प्रश्न सब आए हुए हैं, बार बार मैं कह देता हूँ कि जिससे दिमाग का टेंशन हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी प्रैक्टिस सेट से ले लिया है जो आए नहीं, सब आए हुए प्रश्नों को ले रहे हैं, लेकिन इनमें जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को देख रहे हैं और इनसे जो प्रश्न बन रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ये कॉमन सा प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है कि ये विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार एक सार्वजनिक भवन है ना। स्नानागार चूंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये पुरोहितों का आवास भी रहा है, इसके इर्द गिर्द कई कक्ष मिले हैं, तो स्नानागार एक तरह से सार्वजनिक भवन था। और ये इवन ये भी प्रश्न बनता है कि पूरी सिंधु सभ्यता में अगर सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन, इमारत की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ी इमारत, यहाँ केवल ये बात हो रही सबसे बड़ा अगर सार्वजनिक भवन की बात की जाए पूरे सिंधु सभ्यता में, तो सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन स्नानागार है। तो 2 क्वेश्चन यही निकल आया, सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन पूछा जाएगा तो स्नानागार है। और स्नानागार कहाँ से ये मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप, तो तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि इस स्नानागार के किस दिशा में स्तूप है, तो पूर्व दिशा में, है ना, एक तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में क्या मिला है, स्तूप मिला है। फिर 5वां प्रश्न बन जाएगा कि ये स्तूप का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है कि ना। कितने प्रश्न निकल आए। अगर इस प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसी प्रश्न में आपके 4-5
प्रश्न समाये हुए हैं और इसका हमने सीधा उत्तर दे दिया। अब हमने इसमें विकल्प नहीं लिया है, क्योंकि आप इसमें विकल्प की कोई ज़रूरत नहीं, ये सीधा दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए अगर परीक्षा क्लियर करना है। अगर हर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आए हुए प्रश्न हैं उनको तो आपके दिमाग में ऐसे बैठे हों कि उनमें विकल्प की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसका अभ्यास आपको पहले से ही करना होगा। जहाँ पर संदेह होगा, जहाँ पर कुछ विकल्पों के माध्यम से हमें संदेह को दूर करना होगा, वहाँ हम विकल्प ले लेंगे। तो क्या निकल के आया कि ये किस काल में बना है, तो कुषाण काल में बनाया गया था मोहनजोदड़ो। तो ये कुषाण काल में जो है कनिष्क ने इस टावर को बनवाया गया था। तो कभी कभी इसको एक नाम दे दिया जाता है कनिष्क टावर। इस स्तूप को क्या कह दिया जाता है, कनिष्क टावर। तो ये बना था कुषाण काल में और कनिष्क ने बनवाया था। तो ये पूरे प्रश्न के माध्यम से ये दिशा याद रखे रहिएगा, पूर्व दिशा का, यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा एग्जामिनर। किसी भी एंगल से इस प्रश्न को मोड़ सकता है, तो दिशा याद होना चाहिए कि स्नानागार के पूर्व दिशा में है। अब ये पश्चिम टीला में है कि दुर्ग टीला में है कि पूर्वी टीला में, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद के प्रश्न में। तब तक ये प्रश्न आप दिमाग में बैठाए रहिए। फिर अब हमने ये प्रश्न लिया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। ये DSSB में प्रश्न आया था, तो उसने ये पूछा था कि सिंधु नदी के किस तट पर। देखिए दिशा को निर्देश कर दिया ना, ये प्रश्न आया हुआ है। ये दिशा आपको अगर प्रश्न तड़ाक से पढ़ लिए और दिशा नहीं ध्यान देंगे वहां फंसेंगे। तो मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चूंकि ये पक्का है, सब लोग पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है ना, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। तो हम तो पढ़ लिए, लेकिन प्रश्न क्या कह दिया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर है। तो जो नहीं बारीकी से ध्यान दिया होगा वो पढ़ा तो होगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन किस तट पर है, दाहिने तट पर है कि बाएं तट पर है। तो याद रखे रहना कि दोस्तों कि ये सिंधु नदी के किस तट पर है, दाहिने तट पर है, दाहिनी तट पर है ना। एक प्रश्न और अगर हम निकाल कर देख ले कि अगर पूछा जाए कि हड़प्पा, चूंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किस तट पर है, दाहिने तट पर है कि बाएं तट पे है। तो अगर हड़प्पा की कभी बात आए, हड़प्पा की बात आए तो ये है रावी नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और रावी के किस तट पर है, ये बाएं तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है और ये सिंधु नदी जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो ये एकदम आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगला हम चलते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया कि सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं, है ना। यहाँ पीपल का वृक्ष है, तो यहाँ भी वृक्ष की बात हो रहा है, गर्भ से निकलता हुआ यहाँ पौधा है। तो जब गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये किसकी इंडिकेट करता है, ये उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी ना। जैसे पृथ्वी धरती माता के गर्भ से ही तो पौधा उगता है, तो वहाँ इंडिकेट किस रूप में किया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी धरती माता का, यानी उर्वरता की देवी का ये प्रतीक है। तो इस हिसाब से साक्ष्य ये कहाँ पर मिला है, तो ये याद रखे रहिएगा दोस्तों, ये हड़प्पा से मिला है। जो हड़प्पा से मिला है, जो कहाँ पर है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित है। अब तो जिला बदल गया, तो ये तब तक जाने रही है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, अब तो शाहीवाल में आ जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से 2 बार हमने लिख दिया है, तो याद रखिएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। एक सील में यानी मोहर में इसी तरह का एक पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं हैं। एक मोहर मिली है जिसमें पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और उस वृक्ष को 2 महिलाएं पकड़ी हुई हैं। अगर ऐसा साक्ष्य या ये तरह का जो साक्ष्य है, इस तरह की जो सील है, वो कहाँ पर मिला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो चनहुदड़ो है, वो चनहुदड़ो है ना।
कौन कि जो एक मोहर है, सील है, उसमें पीपल वृक्ष बना हुआ है और उस पीपल वृक्ष को दो स्त्रियां पकड़ी हुई हैं, वो चंदहुदड़ों में, और एक स्त्री का गर्भ है और उस गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ऐसा साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है ना। देखिए, चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तांबे को गलाने का जो कारखाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो तांबे को गलाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो आप तुरंत याद रखिएगा, तांबे को गलाने का जो कारखाना है वो हमें हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न और बनता है हड़प्पा से कि एक मोहर है और उस मोहर पे एक गरुड़ का चित्र अंकित किया गया है और वो अपने पंजों में सांप दबाए हुए है। गरुड़ पक्षी है ना, गरुड़ क्या खाते हैं, सांप को खाते हैं। तो उस समय के तत्कालीन जनजीवन में इस तरह का हमें साक्ष्य मिला है कि जो है सांप को दबाए हुए गरुड़ पक्षी, तो वो भी हड़प्पा से मिला हुआ है और हड़प्पा से तांबे का गलाने का कारखाना भी मिला हुआ है। तो याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है, पक्षी का पिंजरा, ये पूछ सकता है। मतलब संभावना ये बनती है कि जो पूछने का चांस बने चित्र के माध्यमों में, जो इन सब माध्यमों में, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो बहुत है। जैसे हड़प्पा से प्रश्न जो दो मूर्तियां मिली है ना, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, एक नर्तक धड़ की मिली हुई है और एक पुरुष धड़। हाँ, मतलब सिर विहीन जो धड़ होता है उसे टोरोसो कहा जाता है। तो जो है पुरुष धड़, याद होगा कि आपको अमृता शेरगिल ने भी एक टोरोसो चित्र बनाया था जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, टोरोसो चित्र के लिए। तो यहाँ पर मूर्ति है, तो हड़प्पा से दो मूर्ति मिली है, एक दोनों का सिर विहीन मूर्ति है। तो एक जो पुरुष धड़ है, जो पुरुष धड़ है वो लाल पत्थर का बना हुआ है और जो पुरुष नर्तक धड़ है वो काले पत्थर का बना हुआ है। तो याद रखे रहिएगा। और उसी, तो ये दो तो आप दिमाग में बैठा रहिए, हड़प्पा से ये दो मूर्तियां मिली हैं और हड़प्पा से कुछ ये साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो तांबे गलाने का कारखाना हो, चाहे पक्षी का पिंजरा हो, चाहे गरुड़ पक्षी अपने पंजों में सांप को दबाए हुए है, ये सब हड़प्पा से मिला हुआ है। तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। फिर से लाइक और कमेंट करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारा अभी एक ऐप अभी तैयार नहीं हुआ है, तो ऐप जब तैयार हो जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं और एक बेहतर ढंग से क्लास शुरू होगा। मैटर और कंटेंट तो लगभग सब वही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ा जाएगा याद करने की दृष्टि से, तो जिससे भली भात याद हो जाए, एक एक क्वेश्चन दिमाग में जम जाए। इस हिसाब से पढ़ा जाएगा कि एक टॉपिक खत्म हो, दूसरा टॉपिक चालू हो, तो दूसरा टॉपिक भी पहले टॉपिक को साथ लेते चले, और जब तीसरा खत्म हो तो तीसरा दूसरे और पहले को लाद कर लेकर चले, यानी हम लोग साथ साथ चला जाएगा। तो इसके लिए हम जल्दी ही ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोग जिनको भी ज्वाइन करना होगा, हमारा नंबर है, ये नंबर नोट कर लीजिए। अभी हम ऐप हमारा तैयार हो रहा है, तो ऐप तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी कमेंट के माध्यम से जिनको भी ज्वाइन करना होगा, या फ़ोन नंबर है ही है 9555 25 11 46, यानी 9555251146, 9555 25 11 46। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं जिन जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना होगा। बस बहुत जल्दी ही ऐप हमारा बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सदे हुए ढंग से पढ़ा जाएगा, मतलब एक परीक्षा की दृष्टिकोण से, है ना। और टाइम अनलिमिटेड टाइम का रहेगा। इसमें पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, बच्चा कहने का मतलब है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो काफ़ी हमसे भी कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, तो ये अनलिमिटेड टाइम का रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ने बैठेगा वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एकदम सधा हुआ हो, है ना। 1 घंटे 1.5 घंटे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने पढ़ लिया जाए तो उस हिसाब से होगा। तो तब तक के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।